हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कात्यायन एकेडमी। और आज हम लोग लाइव लेक्चर में बड़ा अच्छा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और बच्चों, इससे क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड भी कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में भी आते हैं और 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छे से इसका रिवीजन आपने करना है। और आप रिकॉर्डेड वीडियो देख चुके होंगे तो आप जानते हैं कि ये हम लोग रिवीजन क्लास है और इसमें हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं। तो आप इस तरीके से बातों को समझते हुए चलिएगा। कहीं पर भी कुछ लगे तो आप दोबारा से फिर से वीडियो को देखिएगा और रिवाइज करिएगा। चलिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या बेसिक डिफरेंस है, मेटल्स कौन से हैं और नॉन मेटल्स कौन से हैं, इनकी लोकेशन क्या है, ये सारी बातें एक एक करके हमें समझना होगा। जैसे बच्चे पीरियोडिक टेबल जो होती है, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में देखा है, पहले से ही रिवीजन हम लोगों ने कई बार कर रखा है। पीरियोडिक टेबल में आप देखते हो 4 ब्लॉक होते हैं। वो कौन कौन से ब्लॉक होते हैं भाई? तो आपने देखा कि सर जी एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक होता है। ये 4 ब्लॉक होते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब इन पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखते हैं तो जो पी ब्लॉक है, इस पी ब्लॉक में आपका मेटल भी होता है और इस पी ब्लॉक में नॉन मेटल भी होता है। और बच्चों साथ साथ यहां पर मेटलॉयड भी होता है। बोले मेटलॉयड क्या है? तो जब मेटलॉयड्स की बात करते हैं तो मेटलॉयड ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर दोनों प्रेजेंट होता है। तो मेटलॉयड की बात हो गई। नॉन मेटल और मेटल ये कहां प्रेजेंट है भाई? पी ब्लॉक में। लेकिन जो एस ब्लॉक है, जो आपका डी ब्लॉक है और जो आपका एफ ब्लॉक है, इन 3 ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ मेटल्स हैं। सिर्फ और सिर्फ मेटल्स हैं यहां पर। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि मेटल्स आपको हर एक ब्लॉक में देखने को मिल रहा है, पी ब्लॉक में भी, एस ब्लॉक में भी, डी ब्लॉक में भी और एफ ब्लॉक में। लेकिन नॉन मेटल्स और मेटलॉयड आपको सिर्फ और सिर्फ कहां देखने को मिलेंगे? पी ब्लॉक में। यह कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिएगा, मेटल्स जनरली रूम टेम्परेचर पे बच्चों कैसे होते हैं? सॉलिड नेचर के होते हैं। तो मेटल्स जनरली होंगे क्या? सॉलिड होंगे। और कुछ मेटल्स हैं जो लिक्विड होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा मेटल है, वो लिक्विड मेटल के नेम बताइए जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो आपको यहां आंसर देना होगा मरकरी। मरकरी का सिंबल Hg। क्लियर है? तो अब यहां पर सॉलिड, जनरली ऑल मेटल्स आर सॉलिड, है ना? जनरली मेटल्स आर सॉलिड। लेकिन कौन से ऐसे मेटल हैं जो लिक्विड है? तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो Hg और सीजियम और फ्रेंसियम, ये जो मेटल्स आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है भाई? लिक्विड मेटल्स है। और यहीं पर और आ जाएगा एक गैलियम। ये 4 मेटल्स ऐसे हैं जो क्या हैं? लिक्विड है। तो ये मेटल्स आपको देखने को मिल रहा है, ये कैसा है? लिक्विड मेटल है। बाकी आप देखेंगे जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड है। और मेटल्स प्रेजेंट कहाँ है? सभी ब्लॉक में है। लेकिन नॉन मेटल्स कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक में है और वहीं पर मेटलॉयड भी है। तो मेटलॉयड कौन से होते हैं? मेटलॉयड का मतलब होता है कि जिनमें मेटल्स के भी कैरेक्टर हों और नॉन मेटल्स के भी कैरेक्टर हों। क्लियर है? अब यहीं पर अगर हम देखें नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स सॉलिड भी होते हैं, नॉन मेटल लिक्विड भी होगा और नॉन मेटल गैसेस भी होगा। आपने कहीं भी ऐसे मेटल्स में सॉलिड मेटल्स में आपने गैस नहीं देखा, लेकिन नॉन मेटल्स में आपको सब दिख रहा। और ये जो लिक्विड मेटल्स दिख भी रहे हैं, ये आपको एक्सेप्शनली यहां पर हम एक तरीके से इसको लर्न कर लेते हैं। अब जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो यहां पर आपको एक एलिमेंट का नेम याद करना है, वो है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन इज द ओनली एलिमेंट इन नॉन मेटल विच इज लिक्विड इन नेचर। तो ब्रोमीन एक ऐसा है जो लिक्विड नेचर का है। बाकी जितने भी मेटल्स आप नॉन मेटल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, उनमें किस में डिवाइड हो जाएगा? वो गैसेस में और सॉलिड में। तो ये टोटल नॉन मेटल्स आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो टोटल नॉन मेटल्स होते हैं 22 और जिनमें से 11 होता है गैस।
तो रेस्टॉल क्या हो जाएगा, सॉलिड। अब गैसेस कौन कौन से होते हैं, तो आप देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आप नाइट्रोजन एलिमेंट देख सकते हो, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन देख सकते हो, ऑक्सीजन के बाद आप फ्लोरीन देख सकते हो, और फिर क्लोरीन देख सकते हो। कितने हो गए भाई, 4 and 1, ये 5 ये हो गए। और फिर नोबेल गैसेज में कौन कौन होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, गैस। तो ये आपको, ये जो 11 मेटल्स आपको यहाँ नॉन मेटल्स आपको देखने को मिला, ये क्या है भाई, गैस है। ठीक है ना, देखो देखो देखो, तो ये आपका आ गया क्या, गैस। अब आपने देखा यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल जरूर याद रखें आयोडीन का। आयोडीन कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो आयोडीन सॉलिड होता है, और ये सब जितने भी होते हैं एक्सेप्ट नोबेल गैसेस, जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब कैसे एग्जिस्ट करते हैं, अपने कंबाइंड स्टेट में या मॉलिक्यूलर स्टेट की बात करते हैं। तो यहाँ अगर हम इसको छोड़ दें तो बाकी जितने भी हों, जैसे I है तो वो I2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, Br है तो Br2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इस तरीके से इनका एग्जिस्टेंस होता है। तो हाइड्रोजन जब आपने देखा, हाइड्रोजन में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसमें जो फर्स्ट 2 हो गया, ये क्या हो गया, गैस, और Br क्या हो गया बच्चे, लिक्विड, और आयोडीन क्या हो गया, सॉलिड। तो देखिए हाइड्रोजन्स ऐसा है जहां पर आपको तीनों दिखने को मिल रहा है, और ये हाइड्रोजन्स क्या है, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है। बहुत अच्छे से समझ के चलिए ये। अब हम लोगों ने ये एलिमेंट्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर लिया कि टोटल 22 नॉन मेटल्स हैं। इनमें 11 नॉन मेटल्स कैसे हैं, गैसेस हैं। एक नॉन मेटल है जो क्या है, लिक्विड है, और रेस्ट ऑल जो होंगे वो क्या होंगे, सॉलिड होंगे। आपको नेम लर्न करने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोगों ने देखा कि मेटल्स, तो मेटल्स में हमने बच्चे बोला क्या कि मेटल्स सभी ब्लॉक में मिलेंगे। पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में आपका डिवाइड होता है। पीरियोडिक टेबल आप देखते ही हैं, तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। पी ब्लॉक में आपको सब मिल रहा है, लेकिन एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ मेटल्स मिल रहे हैं। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासिफाई किया। नॉन मेटल्स और मेटल्स के बाद की अगर बात करें तो जो मेटलॉयड आता है, मेटलॉयड आप देखेंगे बोरान हो जाता है, और आपने देखा होगा सिलिकॉन यहां पर भी, और फिर आपने देखा होगा जर्मेनियम, और फिर देखिए आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये जो आपको एलिमेंट्स हमने दिखाए, ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं, मेटलॉयड हैं। ये क्या है, मेटलॉयड है। तो मेटलॉयड में क्या कैरेक्टर है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये जो दोनों मिलेगा बेटा, ये ऑक्सीजन फैमिली से, ये कहाँ से, नाइट्रोजन फैमिली से, ये कहाँ से, कार्बन फैमिली से, और ये कहाँ से, थर्ड ए ग्रुप बोरान फैमिली से। तो बोरान ही है और वही बोरान फैमिली भी है। यही इतने एलिमेंट हैं जो मेटलॉयड हैं। मेटलॉयड का मतलब इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब जरा हम समझते हैं कुछ और बात, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं बच्चों, और फिर और दूसरी बात करते हैं इसी पर। जरा देखिए मेटल्स में, मेटल्स की अगर हम बात करें तो ये जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी होगी इनमें। क्या होगी भाई, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी अगर है तो हम जान चुके हैं कि अगर कहीं इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो बच्चे सेकेंड पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो वो क्या बनाएगा, कैटायन। क्या बनाएगा, कैटायन। और जब ये कैटायन बना रहा होगा तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैटायन का मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन क्या होता है, कैटायन होता है। कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो ये कैटायन बनाएंगे, तो आप फिर से इस बात को समझिएगा कि मेटल्स में अगर बाहर वाले सेल में जब कॉन्फ़िगरेशन करें और आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल, जो आउटर मोस्ट सेल हो बेटा, उसमें इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो या फिर 3 हो। अगर ये 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे, और जितना भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उतना ही चार्ज उस पर आ जाता है। सपोज किसी मेटल ने
n इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो उसके ऊपर चार्ज जो आएगा वो क्या चार्ज आ जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज किया वही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमने कहा कि उसने n इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो उसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, m प्लस n। ये n क्या हो सकता है, यही n की तो बात कर रहे हैं, तो यही n क्या है 1 2 या 3 हो सकता है, n का नंबर 1 2 या 3 हो सकता है। और ये n कहां आपको कहां से खोजना है, कहां सर्च करोगे भाई इसको, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। मींस अगर हम यहां लिख दें मैग्नीशियम तो ये 12, तो क्या लिखोगे 2 8 2, मींस बाहर वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मिला, 2 इलेक्ट्रॉन मिला। तो n का नंबर कितना है 2 है। अब यहां से बेटा 2 इलेक्ट्रॉन रखो तो m-2, इसका मतलब m के ऊपर चार्ज कितना आया, +2 आ गया। तो ये Mg एक्चुअली कैसे एग्जिस्ट करेगा कैटायन के फॉर्म में बेटा, Mg+2। बोलो समझ गए ना, बोलो भाई, यहां से कोई यहाँ की बात तो है नहीं, यहां भी आप समझ गए ना। अब जरा देखिए, ये अगर आप समझ गए तो दूसरे कंसेप्ट पे आते हैं। नॉन मेटल्स की जब बात करते हैं तो इनमें होता है इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एनायन में। और एनायन कैसा होता है भाई, एनायन कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो एनायन की बात कर रहे हैं तो एनायन आपका आ जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। आ रही बात समझ में, तो ये हो जाएगा निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, निगेटिवली चार्ज आयन हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। ठीक है, अब जरा समझिएगा कौन से ऐसे होंगे जो ये निगेटिव चार्ज आयन बनाएंगे, तो जिनके आउटर मोस्ट सेल में क्या हो, आउटर मोस्ट सेल कंटेन कितना इलेक्ट्रॉन, 5 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा है तो वो क्या बनाएंगे, एनायन बनाएंगे। इसका मतलब अगर हम वही बात कहें कि यहां से इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा था, इस बार इलेक्ट्रॉन गेन कराना है, तो A+Ne इलेक्ट्रॉन, और क्या बन जाएगा A⁻⁻n। तो ये जो आपको देखने को मिला, तो ये नंबर क्या हो गया, ये हो गया n, हमने इसको क्या मान लिया n। तो n क्या है 5 6 या 7, और ये कहाँ प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट सेल में। और जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं और चीजों को समझ भी रहे हैं, तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं आ रही होगी। ये आ गई यहाँ पर। अगर ऐसे ही कोई आपने एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश की तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर 9, क्या कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2,7। तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट में जाने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो इसीलिए फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तब n की वैल्यू कितनी होगी 1, तो चार्ज क्या आ गया -1। तो F-1 क्या हो गया, फ्लोराइड आयन। और कैसा है ये फ्लोराइड आयन, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो अब आप समझ गए कि कहीं पर भी हम लोग मेटल और नॉन मेटल समझते हैं तो पहले ये यहाँ पर लॉजिक जो आ गया कि मेटल और नॉन मेटल में हमें डिफरेंस आना चाहिए कि कौन है जो मेटल है और कौन है जो नॉन मेटल। समझ गए ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो ये मेटल और नॉन मेटल बहुत अच्छे से आप जान चुके हैं। अब जरा इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, यहीं से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा। मेटालिक लस्टर की बात करें तो अब हम आपको मेटल और नॉन मेटल एक साथ दोनों चीजें बता रहे हैं। मेटालिक लस्टर को जब आप देखेंगे तो जो मेटल होता है इसका शाइनी सरफेस होता है, और मेटल्स होते हैं ये रिएक्टिव भी होते हैं। हमने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ नोबेल गैसेज हैं जिनको हम लोग देखते हैं कि वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। द रीजन इज they having stable electronic configuration, means they having octet or duplet present in helium and octet present in rest all noble gases except helium, right। तो मेटालिक क्लस्टर की अगर अपन लोग बात करें तो मेटालिक क्लस्टर का मतलब कि हमें यहां देखना है शाइनी सरफेस, और शाइनी सरफेस आपको कहां देखने को मिलता है, मेटल्स में। ये जनरल बात है, क्या ये जनरल बात है।
लेकिन जब वही हम बात करते हैं किसकी, नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में डल अपीयरेंस होता है, उनमें डल अपीयरेंस होगा। हार्डनेस की बात करोगे, सब हमने रिकॉर्डेड वीडियो में पढ़ा रखा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं, बस आपको बस याद दिला रहे हैं। हार्डनेस की बात करें मेटल्स की, तो जो मेटल होता है ये हार्ड होता है, लेकिन कुछ मेटल सॉफ्ट होते हैं, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेशली सोडियम और पोटेशियम के लिए, तो सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं, वेरी सॉफ्ट मेटल। और ये सोडियम पोटेशियम कहां से होते हैं बेटा, एल्कली मेटल से। एल्कली मेटल्स, तो एल्कली मेटल्स जो है, ये एल्कली मेटल्स का ग्रुप क्या होता है, ये होता है फर्स्ट ईयर, और यही है वो जो सॉफ्ट है। और जब सॉफ्ट मेटल है तो इसमें आपसे जनरली जो आपको मिलता है वो सोडियम एंड पोटेशियम के एग्जाम्पल मिलते हैं। और कहते हैं कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, तो सोडियम पोटेशियम याद रखिएगा, मेटालिक लस्टर। अच्छा, कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं जिनमें शाइनिंग अपीयरेंस होता है, जैसे डायमंड की बात कर लो, आयोडीन होता है, आयोडीन में भी, तो ये एक्सेप्शनली है, लेकिन जनरली आप देखेंगे तो नॉन मेटल्स में डल अपीयरेंस होता है। क्लियर है, तो बहुत टेंशन की बात नहीं। हार्डनेस की बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जरा देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक्टिविटी बेस्ड है, तो आप जरा इस पे ध्यान लगाएं और देखें जरा। करें, टेक अ सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, नोट दैट अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। भाई अगर आपने एल्यूमिनियम, कॉपर ये सब ले रखा है, तो पहले क्या होगा कि जब आप लेके कहीं रखे होंगे तो हो सकता है कि इन यहाँ पर एटमॉस्फेयर में थोड़ी बहुत इनसे रिएक्शन हो गए हो, क्योंकि ये रिएक्टिव होते हैं, तो नॉर्मली ये मेटल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ अगर रिएक्शन हो जाएगी तो इनके ऊपर ऑक्साइड बनने का चांस हो जाता है। ठीक है, मीन्स अगर आपने देखा हो कि आयरन की ही बात करें तो आयरन के सरफेस पे रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस लग जाता है, और ये रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस क्या होता है जो इनके सरफेस पे लगा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट। क्या बोलते हैं, रस्ट। तो रस्ट कब बनता है, जब आयरन, आपने ये आयरन का पीस रख दिया एटमॉस्फेयर में, तो पहले ऑक्साइड बनता है, और जैसे उसे मॉइस्चर मिलता है तो वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, उसी को हम रस्ट बोलते हैं, है ना। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, Fe2O3.XH2O, है ना, वाटर मॉइस्चर लग जाएगा, तो ये हो जाता है रस्ट का फार्मूला। अब आपने ये जो भी मेटल लिए हैं तो ये पहले फर्स्ट स्टेज में क्या बनाएगा, अपने ऊपर ऑक्साइड लेयर। ठीक, अब जब आप देखोगे तो अब ये अपीयरेंस इसका शाइनी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये मेटल्स तो है नहीं, इसके सरफेस पे ऑक्साइड लग गया है, तो क्या करते हैं, सरफेस को क्लीन करते हैं, खुद ही कह रहे हैं, क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद द सैंड पेपर, लैब में दिया जाता है, एंड नोट देयर अपीयरेंस। अब क्या हो जाएगा, जब अब देखोगे तो ये शाइनी सरफेस आ जाएगी। क्यों शाइनी सरफेस होगा, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। अब जब आपने ऑक्साइड लेयर को रबिंग करके हटा दिया सैंड पेपर से, तो सिर्फ आपका मेटल्स बचा, तो वो शाइनी सरफेस दिख जाएगा आपको। फिर कह रहे हैं, टेक सम स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ट्राई टू कट दीज मेटल्स। अभी हमने पढ़ा कि मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, बट कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट हैं, और कौन से हैं, देखिए यहाँ लिखा है, विद अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। तो किसको आप कट कर सकते हैं, इनमें से किसी को नहीं कट कर सकते, क्योंकि ये सब क्या है, हार्ड हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मेटल्स आर हार्ड एंड कांट बी कट थ्रू द नाइफ। तो आप इसको नाइफ के साथ कट नहीं कर सकते, क्योंकि मेटल्स कैसे हैं, हार्ड हैं। लेकिन कौन से ऐसे वो मेटल्स हैं जो सॉफ्ट हैं, तो आगे पढ़ते हैं। होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। ये मेटल्स के पीसेस को पकड़ने के लिए आपको लैब में दिया जाता है, उसी को बोलते हैं टोंग्स। ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद अ केयर। क्यों, क्योंकि आप जैसे सोडियम को लेंगे तो सोडियम एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी हो सकता है, और आपने रिएक्शन पढ़ा है रिकॉर्डेड वीडियो में कि जैसे ही आप देखेंगे सोडियम की रिएक्शन अगर वाटर से हो जाए तो ये बना लेगा NaOH और साथ में रिलीज होगी H2 गैस।
अब आपने बाहर ले रखा है एटमॉस्फेयर में, ये H2 गैस क्या होती है, हाईली इन्फ्लेमेबल होती है। जैसे ऑक्सीजन के टच में आएगी तो आपने हाथ में पकड़ रखा होगा, आपका हाथ जल सकता है। तो इसको आपको सोडियम को मॉइस्चर से बचाना है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए, अदरवाइज ये रिएक्शन होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और ये हाइड्रोजन गैस एयर के कांटेक्ट में आते ही जलने लग जाएगी, क्योंकि हाईली इन्फ्लेमेबल है, तो तुरंत आपका हाथ वहां जल जाएगा। तो लैब में जब भी आप सोडियम मेटल को पकड़ें तो बड़ा केयर होना चाहिए और कोशिश करें कि वहां पर कहीं मॉइस्चर ना हो, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो पहले आप क्या करेंगे, ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ केयर, कितना अच्छे से आपको समझा रहे हैं, कह रहे हैं विथ केयर, मतलब ख्याल रखो इसका, और क्या, ड्राई इट बाई प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड ऑफ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर लीजिए और उससे पहले उसमें जो भी कहीं आसपास मॉइस्चर उसके आ भी रहा हो तो तुरंत उसको आप वहां से ड्राई कर लीजिए। पुट इट ऑन वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विथ अ नाइफ, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कट कर सकते हैं भाई, तो कटेबल है ये, ठीक है। अगर आप पोटेशियम और सोडियम को लेते हो तो पोटेशियम और सोडियम क्या है, सॉफ्ट मेटल है और वो नाइफ के साथ कट हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, और हमने इसके पूरे कंसेप्ट को समझ लिया, बच्चों समझ रहे हो ना। इसी तरह से आपको हर एक बात को समझना है, और यही सब बातें जो कात्यायन एकेडमी के साथ आपको बराबर देखने को मिल रहे बच्चे, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ, और बोर्ड एग्जाम में आपको मार्क्स लाना ही है 100%, यही तो हमारा टारगेट है जो हम आपसे चाहते हैं। और इसके लिए आप रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देखिए, और रिकॉर्डेड वीडियो के साथ आप रिवीजन क्लास को लाइव में ही पढ़िए, ठीक है, उसका एक अलग एंजॉयमेंट है जब आप पढ़ते हैं इस तरीके से। चलिए, इसी के साथ ये आपके पास एक टर्म आ गया मेलेबिलिटी, और मेलेबिलिटी को अगर आप देखें तो मेलेबिलिटी क्या चीज है, मेलेबिलिटी आप जानते हो, अब मैं आप खुद बोल रहे हैं वहां कि मेलेबिलिटी क्या है, खुद मन में इसको रिकॉल करते हैं कि मेलेबिलिटी क्या है। जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ टर्म आता है तो उसको आप माइंड में खुद रिकॉल करिए कि मेलेबिलिटी हमने क्या समझ रखा है। तो मेलेबिलिटी का टर्म था कि जब भी आप किसी हैवी हैमर से, या हम कहें किसी आप जो है हैमर से किसी मेटल के पीस को अगर आप इसको पीटते हैं, बीटन करते हैं, है ना, व्हेन अ मेटल पीस हैमरिंग बाई मेटल पीस हैमरिंग बाई अ हैवी पीस ऑफ कोई सब्सटेंस ले लीजिए, मतलब आयरन ले लीजिए, उससे आप इसको पीटिए, तो ये क्या हो जाता है, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट द हैवी पीस ऑफ मेटल इनटू थिन शीट्स अकॉर्डिंग टू योर विश, जैसे आप चाहते हैं उस शेप में आप उस थिन शीट को कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करिए, और एक प्रोसेस क्या होगा, बाई हैमरिंग, ठीक है, तो हैमरिंग के थ्रू कन्वर्ट कर लेंगे। जब यही मेलेबिलिटी की बात करें तो क्या नॉन मेटल में भी होती है, जी नहीं, नॉन मेटल के पीसेस को अगर आप हैमरिंग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और इस प्रॉपर्टी को नॉन मेटल में ब्रिटल नेचर बोलते हैं। कुछ मेटल भी ब्रिटल नेचर के होते हैं, जैसे लेड हो जाएगा आपका ब्रिटल नेचर का, जिंक हो जाता है ब्रिटल नेचर का, तो जिंक स्पेशली, हाँ जिंक हो जाता है स्पेशली आपका ब्रिटल नेचर का, तो जिंक को आप यहां याद रखेंगे, जिंक आपका क्या होता है, ब्रिटल नेचर का होता है। और कुछ एलॉय, एलॉय क्या होते हैं, एलॉय होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स, तो एलॉय भी ब्रिटल नेचर के होते हैं कुछ, ठीक है। जैसे स्टील की बात करें, स्टील को हैमर करें तो वो ब्रेक हो जाता है। अब देखो जरा, तो यहां पर ये है जिंक आपका ब्रिटल नेचर का, इसे हैमरिंग करोगे तो ये थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होगा। करें प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 टाइम्स विद अ हैमर, क्या होगा, सबको पीटिए और ये कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, थिन शीट्स में, लेकिन जिंक ब्रेक हो जाएगा क्योंकि ये ब्रिटल नेचर का है। तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिपीट विद अदर मेटल, तो कर लिया, अब वही हो गया। रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दीज मेटल्स, तो शेप तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको बना सकते हैं कि आपको जिस शेप में चाहिए उस शेप में आप मेटल्स को, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी ही है कि आप अपने अकॉर्डिंग उन मेटल्स के हैवी पीस को आप अपने अकॉर्डिंग थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दीजिए जो भी आपको शेप चाहिए। लेकिन जिंक यहाँ ब्रिटल नेचर का हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। डक्टिलिटी क्या है, सोचो जरा, माइंड से सोचो, डक्टिलिटी क्या बोलते हैं हम लोग, मेटल स्पीसेस को वायर में ड्रॉ कर, वायर इससे बना दें, तो मेटल स्पीसेस को
वायर में जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ये प्रॉपर्टी मेटल्स की क्या होती है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है। और सबसे ज्यादा ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी आपको गोल्ड में देखने को मिलती है, और गोल्ड बहुत ही ज्यादा डक्टाइल है, लेकिन गोल्ड कॉस्टली है। तो घर में इलेक्ट्रिसिटी का वायर आपको यूज करना है तो गोल्ड से नहीं, वहां पर गोल्ड का हम लोग वायर नहीं यूज करते हैं, क्योंकि ये तो इतना कॉस्टली आप जान ही रहे हैं, पहनने के लिए लोग नहीं परचेज कर पा रहे हैं, तो वायर की क्या बात करना है ना। लेकिन सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन है, यहाँ पर गोल्ड है। एक्टिविटी देखिए, सम मेटल सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, विच ऑफ द एबव मेटल्स आर आल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर। तो कौन कौन से हैं भाई, वायर के फॉर्म में आपको क्या देखने को मिलता है जनरली, एल्यूमिनियम और कॉपर। सिल्वर का भी बनाते हैं, लेकिन सिल्वर भी कॉस्टली है। तो सिल्वर और गोल्ड में डक्टाइल नेचर तो है ज्यादा, लेकिन ये कॉस्टली है, इसलिए इनको यूज नहीं करते हैं। क्लियर हो गया। चलो भाई आगे आते हैं। अब अगर बात करते हैं कंडक्टर ऑफ हीट की, कंडक्टर ऑफ हीट की अगर बात करें तो मेटल्स में प्रॉपर्टी होती है कि ये हीट के कंडक्टर होते हैं। ठीक है, आप देखिए घर में हम लोग खाना बना रहे होते हैं, तो जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, इनमें हम लोग क्या करते हैं, जब खाना पका रहे होते हैं तो नीचे से गैस जल रही होती है, और ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट जाके वो फ्लेम वहाँ पर अंदर जो फूड पार्टिकल्स रखे हैं उसमें कांटेक्ट में आ रहा है। पहले वो जो आपने यूटेंसिल्स लेके रखा है, प्रेशर कुकर या आपने कुछ और भी लिया है, वहाँ पे बाउल लिया है, उसमें कुछ गर्म कर रहे हैं, तो डायरेक्ट वो नहीं आ रहा है, वो मेटल्स के कांटेक्ट में आ रहा है, और मेटल्स हीट हो रहा है, और वही हीट ट्रांसफर हो रहा है फिर जो उसमें पार्टिकल्स हैं। इससे क्या क्लियर होता है कि ये जो मेटल्स हैं ये क्या हैं, हीट के कंडक्टर हैं। हमने क्या किया, यहाँ एक मेटल पीस को लिया और इसको क्लैंप कर दिया, इस जगह यहाँ टाइट कर दिया, और इधर हमने इस मेटल को पीस को बीच से हीट करना स्टार्ट किया। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिला कि इस जगह यहाँ पर भी हीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रही है। तो मेटल्स क्या है, कंडक्टर ऑफ हीट। जरा इस एक्टिविटी क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए कर पा रहे हैं क्या। देखो भाई क्या है, टेक अ एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, क्लेम दिस वायर, स्टैंड एज सोन इन फिगर, फिक्स। देख लो भाई, वायर या आयरन क्या लिया है, कॉपर लिया है और एल्यूमिनियम लिया है, कोई भी ले लेते हैं। तो फिक्स अ पॉइंट टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। तो ठीक है, ये फ्री एंड है। हीट द वायर विद अ स्प्लिट लैम्प, कैंडल और बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज क्लैम्प्ड। तो इसी के आसपास आपने इसको यहाँ पर हीट कर दिया। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा वायर जो है, ये सब पूरा का पूरा वायर हीट हो जाएगा, ये पूरा वायर हीट हो जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, हीट का कंडक्टर है। क्लियर। नोट योर ऑब्जर्वेशन, डज द मेटल वायर मेल्ट। हाँ, मेटल वायर मेल्ट क्या, अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रखते हैं तो मेल्ट होने की चांस है, क्योंकि हर एक मेटल का क्या है, अपना टेम्परेचर है। लेकिन अगर आप नॉर्मली इसे बर्नर से आप हीट कर रहे हो तो ये मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, बर्नर से आप हीट करोगे तो मेल्ट नहीं होगा। मेल्ट होने के लिए हर एक मेटल की एक अलग मेल्टिंग पॉइंट है, जब वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा तभी मेल्ट होगा, उससे पहले मेल्ट नहीं होगा। क्लियर है ना। चलो भाई, अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आपने देखा कि जो ये रूम में आप देखते हो, जहां भी बैठे हो लाइट जल रही है, तो वो लाइट जलने का रीजन क्या है भाई, ये वायर लगे हैं, और वायर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इसकी वजह से वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, तो यहां आप देखिए, ये आपने एक बैटरी लिया और इस तरह यहाँ बल्ब लगा रखा है, और ये आप यहाँ पर वायर है इसके अंदर। तो जैसे ही आप इसको टच कराएंगे, इस क्लिप को एक दूसरे से टच कराएंगे, ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आप यहाँ मेटालिक वायर लिए हो। तो ये मेटालिक वायर, इससे जैसे आप क्लैंप करेंगे ये तुरंत क्या हो जाएगा, बल्ब ग्लो करने लग जाएगा, और इससे कंफर्म हो जाएगा कि मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर। सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर, प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। तो यही मेटल से आप क्लिप बना लो इसका, और फिर उस क्लिप को टच कराओ, कंफर्म हो जाएगा। डज द बल्ब ग्लो, व्हाट डज दिस इंडिकेट। अगर बल्ब ग्लो करेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये
इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। तो आज बच्चों हमने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको एक्टिविटी वाले भी क्वेश्चन कराएं, ठीक है। तो ये आप भी करते रहिए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तब भी आपको मतलब लगेगा कि हाँ हम क्या कर रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में आप क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और यही लगभग सभी सब्जेक्ट में आपको यही अपना बना के रखना है, क्वेश्चन बहुत लगाना है। अब देखिए बच्चों, सोनोरिटी क्या है। आपने देखा होगा कि स्कूल बेल बज गई टाइम पे, फर्स्ट पीरियड ओवर, सेकंड पीरियड ओवर, तो वो क्या होता है कि आप वहाँ किसी हैवी ऑब्जेक्ट से प्यून क्या करता है, स्कूल में जो वेल लगी होती है उसको क्या करता है, वो वहाँ पर बार बार टच करेगा, वो वहाँ पर उसको हिट कर रहा होगा और हिट करने से वहाँ पर एक साउंड प्रोड्यूस हो रही होगी। तो क्या होता है सोनोरिटी कि जैसे ही आप किसी मेटल्स को हिट करते हो किसी हैवी ऑब्जेक्ट से, तो मेटल्स एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे और उसी साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेटल्स की सोनोरिटी प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं थी। अब देखो नॉन मेटल्स, फिजिकल स्टेट नॉन मेटल्स में हमने बता ही दिया। सबसे पहले नॉन मेटल्स कैसे हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। हार्डनेस की बात कर रहे हो तो नॉन मेटल्स जनरली क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे, लेकिन डायमंड एक ऐसा है जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड कैसा है, हार्डेस्ट है। मेलेबिलिटी की बात करें तो नॉन मेटल्स डक्टाइल नेचर के होते हैं। इनको आप अगर किसी हैमर से अगर आप इसे 5 से 6 बार अगर इसे पीटेंगे, हैमरिंग करेंगे, तो ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा लिटिल बिट पीसेज में। डक्टिलिटी क्या है, वायर में ड्रॉन करना, लेकिन यहाँ पर वायर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ब्रेक हो जाएंगे। कंडक्शन की बात करें तो जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन एक नॉन मेटल्स ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दैट इज ग्रेफाइट, ठीक है। तो ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट जो नॉन मेटल है ये क्या है बेटा, कंडक्टर है ना, कंडक्टर है ये किसका, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है। रेस्टॉल कैसे हो जाएंगे, बैड कंडक्टर। या सोनोरिटी की बात करें तो नॉन मेटल्स में ये सोनोरिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। चलो ये आ गया नॉन मेटल्स में कंपैरिजन एक तरीके से। अब जरा देखते हैं फिर से एक्टिविटी क्वेश्चन। टेक अ मैग्नीशियम एंड रिबन, मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर। बहुत ध्यान से समझिएगा। मैग्नीशियम रिबन कह रहे हैं मतलब आपको Mg की बात कह रहे हैं, सल्फर कह रहे हैं तो ये हो गया सल्फर। बर्न द मैग्नीशियम रिबन, चलो बर्न कर दिया, बर्न किया तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कलेक्ट द एसेस, तो ये जो Mg वो है ये वाइट पाउडर मिलेगा, ये एसेस जो है ये कैसा है, वाइट पाउडर। रिकॉर्डेड वीडियो में आप इसको देखेंगे और एनसीईआरटी में आपके ये बेटा सेकेंड पेज पे ही डायग्राम बना है। वाइट पाउडर फॉर्म्ड एंड डिजॉल्व देम इन वाटर, मतलब ये जो Mg वो है इसको फिर से वाटर में डिजॉल्व कर दीजिए। जब इसे आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MgOH होल ट्वाइस लो। अब क्या हुआ, टेस्ट द रिजल्टेंट सोल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब अगर बेस है तो बेस क्या करेगा, बेस क्या करता है, बेसिक जो सोल्यूशन होता है वो बेसिक सोल्यूशन क्या करता है भाई, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। देखो जरा, तो रेड लिटमस कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में, है ना। तो रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर ब्लू लिटमस की बात करें तो ये वैसे ही रहेगा, तो यहां पर हो जाएगा नो चेंज। ब्लू लिटमस में कोई भी चेंज नहीं हुआ, नो चेंज। चेंज कहाँ हुआ, रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू कलर में हो गया। क्यों, क्योंकि ये MgOH एल्कलाइन नेचर का है, बेसिक नेचर का है। आपने क्या किया है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया है और मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डाला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। यहाँ OH रिलीज होगा, OH की वजह से एल्कलाइन नेचर आ जाएगा, तो ये तुरंत वहाँ पे रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक आर बेसिक, तो क्या हो गया, ये बेसिक हो गया, ठीक है। नाउ बर्न सल्फर पाउडर,
प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर, कलेक्ट द फ्यूम प्रोड्यूस्ड। तो भाई सल्फर को जब आप बर्न करेंगे तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा, और जैसे ये बर्न होगा तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के वेपर्स बनेंगे। फिर कह रहे हैं ऐड सम वाटर टू द अबव टेस्ट ट्यूब एंड शेक। तो अब अगर आप इसमें इसको एयर के प्रेजेंस में है तो फर्दर ये और ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, SO3 में। अब क्या कह रहे हैं, ऐड सम वाटर टू द अबव टेस्ट ट्यूब। जैसे आप इसमें वाटर ऐड करेंगे तो वाटर ऐड करते ही ये SO3 किस में चेंज हो जाएगा, H2SO4 में। SO3 को अगर वाटर में डाल देते हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, H2SO4 में, और ये है सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड है तो आप समझ गए। कह रहे हैं टेस्ट द सॉल्यूशन विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब आप जानते हैं एसिड ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगा, रेड में। तो यहाँ क्या चेंज देखने को मिलेगा, ब्लू लिटमस पेपर चेंज हो जाएगा रेड में, और ये कंफर्म कर देगा कि सल्फर को बर्न करने से जो सल्फर डाइऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड में, और फिर वाटर में डिजॉल्व किया तो सल्फ्यूरिक एसिड बना, तो वो सोल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। ठीक है, कैन यू राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, तो सब लिख ही दिया। मैग्नीशियम की रिएक्शन है ना, MgO बना, तो ये आपने अच्छे से पढ़ा है किसमें, रिकॉर्डेड वीडियो में। हमने इसको यहाँ पर सॉल्व करा दिया एक्टिविटी को, क्लियर है। चलो अच्छे से समझ लो। अब जरा केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो बर्निंग ऑफ मेटल इन एयर। अगर मेटल को आप एयर में बर्न करते हैं तो मेटल कोई भी हो बेटा, अगर आप इसको एयर में बर्न करें तो मेटल प्लस एयर, और एयर का मतलब आप क्या समझते हैं, वहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन। एयर का मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा, तो हम ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ मेटल और मेटल के साथ O2, और O2 कहाँ से आया, एयर से, तो यहाँ आपको मिल सकता है मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा, मेटल ऑक्साइड। सपोज आपने मैग्नीशियम लिया और इसी को अभी आपने बर्न किया था, तो एयर के प्रेजेंस में जैसे आप इसे बर्न करेंगे तो ये क्या बना लेगा, MgO। जब आप इसे बैलेंस करने जाएं तो ये ध्यान दें कि दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए, तो 2MgO। तो किसी मेटल को अगर आप बर्न करते हैं एयर में तो ये क्या बना लेगा, मैग्नीशियम। यहाँ तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, हमने मैग्नीशियम एक एग्जाम्पल ले लिया, तो इस तरीके से वो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, चलो अच्छे से देखते चलो। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अब मेटल की रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराएंगे और कोल्ड वाटर के साथ कराएं, तो कोल्ड वाटर के साथ जैसे आप किसके कराएंगे, हमने सिखा रखा है कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, है ना, और कैल्शियम। अगर इन सब के रिएक्शन आप कराते हैं किससे, कोल्ड वाटर से, तो जैसे ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं ये बना लेते हैं मेटल का हाइड्रोक्साइड, और मेटल हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, KOH बन जाएगा, या इसका Na लिया होगा तो NaOH बन जाएगा, और अगर आपने कैल्शियम लिया है तो इसका हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। साथ ही साथ ये क्या रिलीज करते हैं, सब हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अब आपने समझा कि सर कैसे कर रहे हैं, तो ये आप देखिए पोटेशियम और H2O कोल्ड, तो ये रिएक्शन आपके फाइनली क्या ऐसे देखने को मिलेगी, आपको ऐसे रखना होगा लिख के। अगर हॉट वाटर से कराते हो तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं उनकी बात करते हैं, जैसे यहाँ मैग्नीशियम भी मॉडरेटिव रिएक्टिव में आ जाएगा, तो यहाँ H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बनेगा, ये भी बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टीम की बात करते हो तो स्टीम से जब आप रिएक्शन कराओगे, जैसे आपने आयरन ले लिया, जो अब यहाँ थोड़ा कम रिएक्टिव मेटल होगा, तो उसको हम लोग किससे रिएक्शन कराते हैं बेटा, स्टीम से। तो आपने मेटल एक्टिविटी सीरीज पढ़ी, उसकी अकॉर्डिंग ये बात चल रही है, तो यहाँ वो ऑक्साइड बना लेगा, और जब ऑक्साइड बनाएगा हाइड्रोजन गैस सभी में रिलीज हो रही है। तो ये हो गया मेटल के रिएक्शन डायरेक्ट वाटर के साथ। तो 3 तरीके से यहाँ रिएक्शन हो सकता है। रिकॉर्डेड वीडियो में और सारी रिएक्शन है, वहाँ अच्छे से देखिए, ये टॉपिक आपका यहाँ से रिवाइज हो गया। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, और ये भी हमने आपको सिखा रखा कैसे कि भाई आप क्या करेंगे, जब भी मेटल की रिएक्शन मेटल प्लस एसिड और एसिड कैसा हो, डाइल्यूट, तो आपका बन जाएगा मेटल साल्ट, है ना, क्या बनेगा, मेटल साल्ट, और क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अच्छे से वहाँ देखते रहिए, पढ़ते रहिए। तो ये आपको अब थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल देके अगर आपको याद कराएं, तो अगर यहाँ हम लोग यही ले लें मैग्नीशियम, और यहाँ एसिड ले लें बेटा H2SO4 डाइल्यूट, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा,
MgSO4 और साथ में H2। ऐसा क्यों होता है? तो आपने इसका रीजन भी अच्छे से पढ़ा रिकॉर्डेड वीडियो में कि कोई भी मेटल अगर मेटल एक्टिविटी में हाइड्रोजन से ऊपर है तो वो हाइड्रोजन को वहां से डिस्प्लेस कर देता है और वहां खुद आके लग जाएगा। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट हो गया। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, चलो अब अगर देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट, तो ये भी मेटल एक्टिविटी सीरीज पर बेस्ड पॉइंट हो जाएगा कि अगर कोई मेटल हाई रिएक्टिव है तो अपने से लो रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट से डिस्प्लेस कर देगा। सपोज अगर हम एग्जांपल ले लें, जिंक लिया और यहां पर ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे आपको बोर्ड एग्जाम में 100% मिलेगा और 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। अब जिंक क्या है? हाई रिएक्टिव, और कॉपर क्या है? लो रिएक्टिव है। तो यहां जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद लग जाएगा, तो ZnSO4 प्लस कॉपर। लेकिन अगर रिएक्शन उल्टा हो जाए कि आप कॉपर मेटल को ZnSO4 सॉल्यूशन में डिप करें तो क्या होगा? तो यहां पर नो रिएक्शन। ये सब आपको लिखने को आएगा कि कलर चेंज ऑब्जर्व करिए। तो जैसे यहां पर CuSO4 का एक्वस सोल्यूशन था, तो ये CuSO4 का जो एक्वस सोल्यूशन था ये ब्लू कलर का था, और यहां जब आपने देखा तो ये कैसा हो गया? कलरलेस हो गया। ये कैसा हो गया? कलरलेस। तो आप कलर भी ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कलर ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर यही रिएक्शन आपने आयरन से करा दी होती तो फिर आयरन भी ऊपर है, तो ये ब्लू कलर फिर से चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां बनेगा FeSO4 और यहां फिर से Cu हो जाएगा अलग। अब इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर आ जाएगा। तो ब्लू से एक सोल्यूशन क्या हो गया? ग्रीन हो गया। तो कलर भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये किस पे बेस्ड रिएक्शन है? मेटल एक्टिविटी पर बेस्ड रिएक्शन है। अच्छे से समझ रहे हो ना? चलो, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, कॉन्फिडेंस मेंटेन रखो बेटा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की। आपने वीडियो में बहुत अच्छे से देखा है बच्चे, क्या होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड सबसे पहली बात आप समझें किसके बीच बनता है ये बेटा? मेटल एंड नॉन मेटल के बीच। मेटल और नॉन मेटल के बीच ये बॉन्ड बनेगा। और कैसे होता है ये? बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बन जाता है इसमें भाई? तो इसमें जब ट्रांसफर करते हो तो मेटल क्या बनाता है? कैटायन। तो कैटायन एंड एनायन का फॉर्मेशन होगा। जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया वो क्या बनाएगा? एनायन। तो इनके बीच बेटा कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। और जब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, सपोज आपने सोडियम लिया, तो सोडियम यहां अपना इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफर कर देता है, किसको? Cl को, है ना? और Cl पे कितना होता है बाहर वाले में? इलेक्ट्रॉन 7। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर करेगा Cl को, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ ट्रांसफर हुआ क्या देखने को मिला? बना Na+, और ये यहाँ पर क्या बनेगा? Cl का लुईस सिंबल, और Cl का लुईस सिंबल क्या है भाई? एक इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से आ गया, तो ये माइनस। तो ये Na+ और Cl- आपस में इस तरीके से क्या बना लेंगे? NaCl। तो देखो क्या हुआ, सोडियम क्या है? मेटल है, और Cl क्या है? नॉन मेटल है ना? तो मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, किसको? नॉन मेटल को। इससे कैटायन बनाया मेटल ने, एनायन बनाया नॉन मेटल ने, और फिर आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा कैटायन और एनायन के बीच, और कंपाउंड बन गया क्या? सोडियम क्लोराइड। और ये जो बना ये क्या है? आयनिक सॉलिड। ठीक है, क्या बन गया? आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड हो गया। तो ये इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी को बोलते हैं क्या हम लोग? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ये एक्वस सॉल्यूशन में और मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्लियर है? चलो, अब अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो आयनिक कंपाउंड का फिजिकल स्टेट क्या होता है भाई? फिजिकल स्टेट देखोगे तो ये सॉलिड नेचर के होते हैं। दूसरी बात, ये कंडक्टर है ना? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और किस स्टेज में? अभी हमने बताया था, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस एंड
इन मोल्टेन स्टेट, है ना। इस स्टेट में ये क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होंगे। दूसरी बात, थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये क्या होते हैं, सॉल्युबल हैं किसमें, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट लाइक बेटा क्या हो जाएगा, H2O, है ना। लेकिन ये इनसॉल्युबल होंगे किसमें, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। ये सब अच्छे से आपने पूरी प्रॉपर्टी वहाँ पर पढ़नी है, हमने पढ़ा रखा है, बस आपको रिकॉल करा रहे हैं फटाफट, ठीक है। तो इनसॉल्युबल होंगे किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे बेंजीन, ईथर, ये सब हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इनके रिएक्शंस की बात करें तो ये फास्ट रिएक्शन देते हैं आयनिक कंपाउंड में। रिएक्शन कैसी होती है, फास्ट रिएक्शन होती है। आगे बात समझ में, तो ये यहाँ पर आपको पॉइंट याद रखना है, बहुत जल्दी से सारी प्रॉपर्टीज को आप रिवाइज करेंगे। और अब बच्चों हम लोग यहाँ पर देखेंगे आपकी कुछ क्वेरी है, तो उस क्वेरी पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो मेटल्स और नॉन मेटल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है, पहले हर्ष रजक जी का आया है और इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। वाह गजब कर दिया रजक जी, कोई बात नहीं, देखो यार तुमने बिल्कुल, कोई बात नहीं, देखते हैं। व्हाट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बहुत सारे क्वेश्चन इनके। तो मेटल नॉन मेटल बेटा स्लाइड नंबर 1 पे एक बार हमने डिलीट करके दोबारा पढ़ाया था, वहां से देखिए, अभी पढ़ाया तो बता दिया मेटल नॉन मेटल। एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड विच डिजॉल्व इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या टेंशन है भाई, कह रहे हैं कि एक एलिमेंट है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और वो बना रहा है ऑक्साइड, और उसको हम डिजॉल्व कर रहे हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो क्या टेंशन है, क्या टेंशन है, हम नहीं समझ पा रहे हैं भाई। ये बताओ, कोई मेटल है, सपोज यहाँ मैग्नीशियम, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको आप HCl में डाल रहे हो तो डाल दीजिए HCl में, क्या दिक्कत आएगी। ये HCl कोई ऐसी बात तो है नहीं, ये एक्वस मीडियम रहता है, तो यहाँ से क्या बना लेगा वो, MgCl2, और क्या बन जाएगा, H2O, है ना। तो ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन हो गई। यहाँ से यहाँ तक जब आप पढ़ रहे हैं तो ये रिएक्शन क्या हो गई, न्यूट्रलाइजेशन, ये न्यूट्रलाइजेशन हो गया। बेटा आप चाहे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराओ एसिड के साथ और चाहे मैग्नीशियम ऑक्साइड की कराओ, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेसिक है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बेसिक है ना। द ऑक्साइड फॉर्म्ड आल्सो टर्न अ सोल्यूशन ऑफ रेड लिटमस ब्लू। तो ये तो बता ही दिया है कि जो भी एसिडिक, अब यहाँ पर आप देखते हो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड किस नेचर का है भाई, बेसिक नेचर का। तो आपका क्वेश्चन क्या है इसमें, द ऑक्साइड फॉर्म्ड आल्सो टर्न अ सोल्यूशन ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। तो सही है बिल्कुल। ये मैग्नीशियम जब यहाँ HCl से मिलेगा तो एक्चुअल में HCl में वाटर है, तो ये कन्वर्ट होगा किसमें बेटा, MgOH में। और आप क्या करते हैं, कोई अगर बेस होता है तो बेस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, और अगर एसिड है तो वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। इस तरीके से याद रखो, AbR किसके लिए है, ये एसिड हो गया, ब्लू से रेड, और Br भी बेस से रेड किस में हो जाएगा, ब्लू में। तो यही तो क्वेश्चन है आपका, रेड से ब्लू। कह रहे हैं इज द एलिमेंट ऑफ मेटल और नॉन मेटल। तो भाई एलिमेंट वो कौन सा हो गया, ये देखिए, ये क्या है, मेटल है। क्वेश्चन बिल्कुल आपने सीरीज में लगाया, बस थोड़ा मन नहीं लगाया इसको सॉल्व करने में, नहीं कोई ऐसा कठिन नहीं था, तुमने समझ रहे हो भैया रजाक जी, क्या नाम है, हर्ष जी, है ना, कोई बात नहीं। और फिर कह रहे हैं कि इज द मेटल नॉन मेटल हो गया, एक्सप्लेन कर दिया हमने। नेम वन मेटल एंड वन नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। थप्पड़ खा जाओगे, अभी बताया, पूरी बात हमने अच्छे से समझाया। और रिकॉर्डेड वीडियो आपने नहीं देखा, इसका मतलब आप अच्छे से रिकॉर्डेड वीडियो देखा करो बच्चा। तो रिकॉर्डेड वीडियो अगर आपने देखा होगा, और अभी हमने पढ़ाया कि जो लिक्विड मेटल हैं, तो लिक्विड मेटल में मेनली हम लोग किसको याद रखेंगे, मरकरी को, और लिक्विड नॉन मेटल में किसको, ब्रोमीन को। क्लियर। फिर देखिए वाई आर मेटल्स कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बेटा अभी हमने समझाया थोड़ी देर पहले कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इससे उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उनको कैटायन बोलते हैं। तो कैटायन क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो गया, है ना। तो मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करके पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो मेटल हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और नॉन मेटल वहां पर क्या बना लेता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके निगेटिव एनायन, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसे एनायन बोल रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया। फिर देखो व्हाट इज द यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये आप अच्छे से पढ़ते रहो खुद ही, इसमें तो तुम्हें याद करना है, बस क्वेश्चन खाली टाइप किया हो, बस भेज दिया है। ये तो तुम्हें खुद ही पढ़ना है।
इतना सब कुछ बताया, कैसे थिन शीट में कैसे वायर में बदलना है, डायमंड को देखो, ये सारी चीज़ें तो भाई नॉन मेटल मेटल के यूज बहुत सारे हैं, देखो अभी पढ़ ही रहे थे। वाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल बिकॉज द एल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव बेटा। और लिथियम को पैराफिन बैग्स में रैप्ट करके रखते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये सब किसमें हम लोग केरोसिन ऑयल में डिप्ट करके रखते हैं, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। और केरोसिन ऑयल क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो उसके साथ इसकी रिएक्शन नहीं होती है, इसलिए इनको हम लोग इसमें रखते हैं। व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो अगर आप ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा रिडक्शन मेथड। क्या हो जाएगा, रिडक्शन मेथड। तो जैसे अगर आप बात करें तो वहाँ पर PbO और यहाँ H2 ले लें, तो इस तरीके से अगर रिएक्शन आपको याद आ रही हो तो Pb + H2O बन जाएगा। तो ये जो मेथड है इसे बोलते हैं रिडक्शन। बहुत सवाल दिया था हर्ष जी ने। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बेटा सिलेबस से हट गया है, थोड़ी बहुत बातें उसको वीडियो में अच्छे से पढ़िएगा रिकॉर्डेड में। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल तो पूरा प्रोसेस हो गया ना, वीडियो में पढ़िए, कोई क्वेश्चन थोड़ी हुआ। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनका क्वेश्चन है निकिता चौरसिया जी। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ब्लू कलर ऑफ सल्फेट सोल्यूशन इज डिस्ट्रॉयड व्हेन आयरन फिलिंग्स आर एडेड टू इट। अभी रिएक्शन कराया कि ब्लू कलर कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अभी कराया था, आयरन फिलिंग्स ये और CuSO4। तो इसमें जब कराया था तो अभी आपने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग क्या देखा था कि CuSO4 का ब्लू कलर होता है और आयरन सल्फेट का ग्रीन कलर। तो ब्लू कलर गायब हो जाएगा बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। निकिता जी ठीक है, अच्छा करिए, आप क्वेश्चन पूछते रहिए, अच्छी बात है। हाउ डू यू क्लासीफाई एलिमेंट इनटू मेटल नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर EC। चूज मेटल एंड नॉन मेटल आउट ऑफ द फॉलोइंग। ये क्या EC, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन तुम्हारा इसमें। हाउ डू यू क्लासीफाई एलिमेंट्स इनटू मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर EC। पता नहीं बेटा, समझ नहीं आ रहा, फिर से तुम क्वेश्चन दोबारा भेजना। EC का क्या मतलब, ठीक है, तो दोबारा से तुम फिर भेजना इसको। क्वेश्चन सही से नोट करके भेजा करो, कम से कम क्वेश्चन तो सही लिखो। मेटल नॉन मेटल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड बेटा अभी बताया मोहित दुबे जी, मोहित दुबे का ही ये दूसरा क्वेश्चन है। तो प्रॉपर्टीज में आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं भाई, सॉलिड नेचर के होते हैं। और अभी हमने बताया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होंगे, लेकिन एक्वस स्टेट में और मोल्टेन स्टेट में। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, इनको वाटर में अगर डिजॉल्व करोगे तो ये सॉल्युबल होंगे, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होंगे। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, इनके रिएक्शन स्पीड बहुत फास्ट होती है। ये सब पढ़ो, थोड़ा सा मेहनत करो। What do ionic compound not conduct electricity? Why do ionic compound not conduct electricity in solid state? Because a strong electrostatic force of attraction is present so that free ions are not available. जब वो सॉलिड फेज में होते हैं तो वहां पर फ्री आयंस अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही आप इनको वाटर में डालते हो तो ये क्या होता है, फ्री आयंस मिल जाता है और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं। तो सॉलिड स्टेट में फ्री आयंस नहीं है। मोहित जी का क्वेश्चन था, ठीक है। फिर देखिए मोहित, अरे वाह, फिर मोहित का क्वेश्चन है, हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड टेस्टेड विद स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर। तो अभी बताया था कि अगर एसिड होगा तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन तुमने क्या पूछा है, हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड टेस्टेड विद स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर। बेटा रेड लिटमस पेपर लेके आओगे तो रेड का रेड बना ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा और रेड लिटमस पेपर रिमेन सेम, नो चेंज, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल, आयुष त्रिवेदी। राइट वन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग। अ मेटल एंड नॉन मेटल विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अभी किसी ने पूछा था, वाह, हर्ष जी ने पूछा था, क्या मजा की बात करी तुमने। अ मेटल विच इज वेरी सॉफ्ट, बताओ, भी बताया था सोडियम और पोटेशियम। और नॉन मेटल विच इज वेरी हार्ड, अभी बताया क्या होता है, डायमंड होता है। तो पूरी बात हमने ये सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। थैंक यू सो मच बच्चों, इसी तरह क्वेश्चन पूछते रहो, बहुत अच्छा लगा। लेकिन कात्यायन टीम के जो वीडियो आपको यहाँ पे आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं उसको आप लगातार देखते रहिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए और रिवीजन करिए, फिर क्वेश्चन पूछिए बेटा। आप पहले आप लगाइए और लगाने के बाद आप जब वीडियो देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको खुद ही ये आंसर मिल जाएंगे। हम लोगों ने इतने अच्छे से उसमें वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करके रखे हैं कि आप देखेंगे तो आपके डाउट्स खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना है और खुद से कमिटमेंट करके रखना है कि हमें बोर्ड में 100% की तरफ ही बढ़ना है और आपको भी आगे बढ़ना। कात्यायन टीम की भी आप तारीफ करते रहिए इसी तरह। थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।